इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले सीधे आपको लेकर चलते हैं भोपाल, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। जी का भी ये पीआईबी के हमारे बीच में आए हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे भारत सरकार की तरफ से अब हमारे राज्य के साथ जुड़ करके इन प्रकल्पों के साथ या बाकी भी पब्लिसिटी की व्यवस्थाओं में ये बड़े बड़े काम में अपने सीपीआर दीपक जी, चंद्रमौली जी और आप सबके साथ मैं भी सुनने आया था जैसे आप सुन रहे हो। और ये भी एक मज़ा है इसका काम का कि ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यवस्थाओं के काम को समझने का भी मौका मिलना चाहिए। राजनीतिक आपाधापी में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रक्रियात्मक जो सुधार हुए हैं, ये गुड गवर्नेंस की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम समय में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, ये उसके प्रमाण है। क्योंकि ये हवा में कुछ भी नहीं है, जो है आधुनिक तकनीक के बलबूते पे समय सीमा के अंदर देश के वो राजनेता जिनके पास देश और दुनिया की तमाम जवाबदारियां हैं, लेकिन उन जवाबदारियों के बावजूद भी बारीक से बारीक बातों पे पकड़ के साथ उस पर काम करना, प्रक्रियात्मक सरलता के साथ काम करना, व्यवस्थाओं पे ध्यान देना और जवाबदार पूर्ण तरीके से सरकार की छवि दुनिया के सामने बनाना। अब ये हमको लाल किले के ऊपर स्वच्छता के अभियान देते हुए भी प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और हमने सबने देखा कि आमतौर पर वेस्टर्न देशों को हम बड़े मॉडर्न और बहुत आगे बढ़ने वाले और जो कुछ है वही कर सकते हैं, हमारे तो बस की बात ही नहीं, हमारे यहाँ कहाँ संभव होगा। और वो इसी का धीरे धीरे करके जो क्षरण हुआ कि आते 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 संयुक्त दल की सरकारें बनने लग गई। एक दो दल की सरकार के बजाय 24 दलों से सरकारों की तरफ बढ़ गए। उसका दुष्परिणाम क्या आया, हमने सबने, देश ने भुगता है। कि आप देखो कि हमारे यहाँ एक या दो रेल चलती थी तो रेल मंत्री, कोई राज्य भी हमेशा इस बात के लिए पीछे पड़ते थे कि रेल मंत्री, हम रेल मंत्रालय हमको दे दो। क्यों दे दो? तो वो चाहे बिहार हो या बंगाल, एक रेल हमारे यहाँ से चल जाएगी, दो रेल चल जाएगी। अरे एक दो के चल जाएगी, 100 चल जाएगी। आज बदलते दौर में वो रेल मांगना, रेल मंत्री का बजट का मूल बजट के साथ जोड़ना, वो अंग्रेजों की पद्धतियां। ये जो गए जमाने जब अंग्रेजों ने रेल अपने लिए स्टार्ट की थी तो उनने उस रेल के ऊपर अपना नियंत्रण रखा था, क्योंकि उस समय स्टेट अपने अपने बजट से चलते थे, तो रेल का खर्चा भी वो स्टेट से निकलवाते थे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का पूरा लाभ अपने पास रखते थे, पकड़ अपने पास चलाते थे। लेकिन ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं जाने का दुष्परिणाम क्या निकला। लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे देश के साथ विकास का भी और विकास के साथ भविष्य की आवश्यकताओं का दृष्टिकोण भी कितना युक्ति युक्त होना चाहिए, या इसको ज़्यादा शब्द और प्यूरिफाई बोलो तो तीक्ष्ण होना चाहिए। कि आज मैं जब थोड़े दिन पहले असम की यात्रा से लौट के आया, और असम के अंदर नागालैंड, मिजोरम और ये जब हमने इन्वेस्टर समिट की, तो इस प्रकार से जब उनने बात, वहाँ एक पंजाब के एक सरदार जी आए हुए थे इन्वेस्टमेंट कर लिए वहाँ के मुख्यमंत्री, और उनसे बात करने, तो मैंने कहा आप हमारे यहाँ करो। तो हमने कहा आपके यहाँ क्या दे रहे हो? तो हमने कहा हम भी वही दे रहे हैं, 100 करोड़ के होटल डालोगे 30 करोड़ का आपको अनुदान दे देंगे। उन्होंने कहा ये तो हो गया, अब जीएसटी में क्या कर रहे हो? अब हमारा दिमाग घूम गया, जीएसटी में क्या करें हम? तो जीएसटी तो भारत सरकार करेगी, जीएसटी तो जो लगेगी वो तो लेना पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, ये पूर्वोत्तर राज्यों में भारत सरकार के द्वारा 20 साल तक जीएसटी भी माफ कर दिया। अब ये जो दृष्टिकोण है कि पूर्वोत्तर राज्यों का डेवलपमेंट कराना, तो उनको ये अलग से और क्या प्रमोशन कैसे देना चाहिए। उन्होंने कहा ये प्लाट और भूखंड और इनकी व्यवस्थाओं की जो लागत और उस सब में भी, तो बॉर्डर के अंदर तक सड़क पहुंचाना, बॉर्डर के अंदर तक रेल की लाइन डलवाना, भविष्य में चुनौती के लिए आने वाले समय में जब देश की सीमा सुरक्षित होगी तो देश अच्छा चलेगा। तो ये जो भविष्य की दृष्टि से योजना बनी,
और आज भी देखो कितनी अच्छी बात अभी अनुराग जी बता ही रहे थे कि ये गोंदिया जबलपुर की बात करें तो गोंदिया जबलपुर बोलने से केवल नाम ध्यान में आता है कि गोंदिया जबलपुर है, लेकिन गोंदिया जबलपुर में उसमें जो दूसरी चीज देख रहा हूँ कि हमारे पास जबलपुर से आने जाने के लिए आज अपना एक रास्ता है बालाघाट मंडला सिवनी से नागपुर मुंबई कलकत्ता चेन्नई सीधे जोड़ने का। अब काहे के लिए इटारसी लाओ बार बार जबलपुर से, नहीं तो हम हमेशा जबलपुर ही आना, जबलपुर इटारसी आना पड़ता था। अब इसके बदले में क्या हुआ, सीधा वहीं से कलकत्ता और आगे बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। आपको बता दें, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मशहूर पंजाबी सिंगर और रैपर बादशाह ने भेंट की है। गोरखपुर महोत्सव में शामिल होने के लिए गोरखपुर पहुंचे बादशाह ने गोरखनाथ मठ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। बादशाह ने मुख्यमंत्री योगी को गोरखपुर महोत्सव में आमंत्रण और आतिथ्य के लिए यहाँ धन्यवाद किया। मुलाकात के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संगीत के माध्यम से युवाओं से जुड़ाव जैसे विषयों पर भी यहाँ पर चर्चा हुई। ये भेंट सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, लखनऊ में केजीएमयू पर 67 करोड़ रुपए का गृह कर बकाया सामने जो है वो आया है। नगर निगम ने केजीएमयू प्रशासन को बिल थमाया, लेकिन विश्वविद्यालय ने अब तक ये कर जमा नहीं किया है। ये स्थिति स्थानीय प्रशासन और विश्वविद्यालय के बीच वित्तीय जिम्मेदारियों की लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करती है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि कर भुगतान न होने से नगर पालिका को आय प्रभावित हो रही है। मामले की आगे की कार्रवाई पर नजर जो है वो रखी जा रही है। तो आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर लखनऊ की केजीएमयू पर तकरीबन 67 करोड़ रुपए का गृह कार्य जो है वो बकाया बताया जा रहा है। नगर निगम ने जो है यहाँ पर केजीएमयू को बिल थमाया। बिल थमाने के बाद यहाँ पर जो है जल्द से जल्द जो है कर जमा करने की बात कही है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब नगर निगम को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 67 करोड़ रुपए की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं अब जो है वित्तीय अनियमितताएं का सामना यहाँ पर जो है विभाग को करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें, यहाँ पर नगर निगम की ओर से जो है केजीएमयू को बिल थमाया गया, जिसमें साफ तौर पर केजीएमयू पर तकरीबन 67 करोड़ रुपए का गृह कर जो है वो बकाया बताया जा रहा है। तो अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद आरिफ जो है लखनऊ से, वो जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। राशिद, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर केजीएमयू पर तकरीबन 67 करोड़ रुपए का जो गृह कर है वो बकाया बताया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पर नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि केजीएमयू जो है आजकल सुर्खियों में बना हुआ धर्मांतरण के मामले के बाद में अब नगर निगम के द्वारा जो है वहाँ पे जब जानकारी की गई तो पता चला कि नगर निगम में 64 करोड़ रुपए का कर बाकी है, जिसको लेके नगर निगम की टीम कल केजीएमयू पहुंची थी और केजीएमयू प्रशासन को जो है वो नोटिस दे के आई है। देखिए, एक विभाग अगर कहा जाए तो एक इतने बड़े विभाग में अगर इतना बड़ा बिल बाकी है, आम जनता के ऊपर अगर थोड़ा भी बिल होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ कार्रवाई होती है। कार्रवाई में कभी कभी सीलिंग हो जाती है, नोटिस तमाम तरह की दी जाती है, लेकिन केजीएमयू का देखिए 64 करोड़ रुपए का बिल है और उसके बाद में नगर निगम ने जो है कल नोटिस दिया। इतना बिल हुआ कैसे, क्या पहले किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया? तमाम मामलों को लेकर अब चर्चा भी होने लगी है, क्योंकि केजीएमयू जो है एक बड़ा, जो आप कह दीजिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। काफी जिलों को ये कवर करता है, दूर दराज से लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा अगर बात की जाए तो नेपाल के भी मरीज वहाँ पे आते हैं। हॉस्पिटल बड़ा है, तमाम चीजें हैं। कुलपति जो है वो कहीं ना कहीं राज्यपाल उसको मॉनिटर करती है, लेकिन उसके बाद में भी अगर उस विभाग में 64 करोड़ रुपए का बिल बकाया है तो कहीं ना कहीं नगर निगम की भी लापरवाही है कि इतना बिल हुआ कैसे या जमा नहीं किया गया। नोटिस फर्स्ट टाइम दी गई है, इससे पहले दी गई है, सब विशेष जांच का भी है
अब प्रशासन ने नोटिस दे दिया है और नोटिस के बाद में अब देखने वाली बात ये होगी क्या ये बकाया बिल केजीएमयू के द्वारा जमा किया जाता है या नहीं। जी राशिद, बिल्कुल देखिए, बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही जो है वो भी इसमें जो है उजागर होती है, क्योंकि देखिए 67 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। ऐसे में जो तमाम बड़े अधिकारी हैं उनका किस तरीके से रुख इस पूरे मामले को देखने को मिल रहा है। और साथ ही देखिए केजीएमयू प्रशासन की ओर से क्या अभी कोई औपचारिक बयान सामने आया है? नहीं, देखिए आपको बता दें, जब नोटिस प्रशासन नगर निगम के द्वारा कल वहाँ के केजीएमयू के प्रशासन को दी गई तो उसके बाद से अभी तक के कोई बयान नहीं आया पूरे मामले में। अधिकारी जो है या प्रशासन केजीएमयू का वो भी अभी चुप्पी साधे हुए कोई बात करना नहीं चाह रहा है। लेकिन इतना बड़ा मामला है, 67 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। और देखिए नगर निगम में जिस तरह से पैसे की कमी भी बताई जा रही थी कि नगर निगम में जो पैसा पास हुआ, तमाम कार्य हो रहे लखनऊ में, उसके बाद में अगर बकायेदार अगर इतने बड़े होंगे। नगर आयुक्त ने अभी एक मीटिंग की थी अपने अधिकारियों के साथ, सारे जोनलों के साथ में, सख्त हिदायत दिए थे ऑटो जोन के जोनल अधिकारियों को कि जिसके क्षेत्र में बिल बाकी है तो हॉस्टेज तुरंत वहाँ जमा कराया जाए। लेकिन केजीएमयू के देखिए 67 करोड़ का बिल है, उस पर क्या एक्शन लिया गया, ये बड़ी बात है। देखिए आम जनता जिसका 1,10,000 20,000 अगर बिल होता है, अगर दुकान का कर बाकी है तो उसको सील कर दिया जाता है, मकान तक के सील कर दिया जाता है। लेकिन केजीएमयू में 67 करोड़ रुपए का मामला है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी सब चीजों को लेके अब चर्चा भी बनी हुई है कि नगर निगम क्या कार्रवाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल देखिए राशिद, बिल्कुल सही बात है कि आखिरकार किस तरीके से कार्रवाई होती है, इस पे खैर सभी की नजर रहेगी। आप बने रहे हमारे साथ राशिद, तमाम जानकारी आपसे साझा करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें लखनऊ के पारा क्षेत्र स्थित शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय परिसर में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से ग्राहकों के खाते से करोड़ों रुपए गायब होने का मामला सामने आया है। आक्रोशित ग्राहक बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और बैंक मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राहकों का कहना है कि उनके खातों में लाखों रुपए बिना जानकारी के निकाल लिए गए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इसी बैंक शाखा में संदिग्ध हालत में आग भी लगी थी, जिसको लेकर बैंक मैनेजर ने पारा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। अब ग्राहकों के आरोप सामने आने के बाद बड़ी साजिश की आशंका जो है वो जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। बैंक से पैसा फ्रॉड हो गया। बैंक से पैसा फ्रॉड हो गया। कौन सी बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा। कहाँ पे है ये शकुंतला यूनिवर्सिटी। अच्छा, किसने किया? ये बैंक वालों ने मिलके किया सब। बैंक वालों ने मिलके किया है। बैंक में जाते थे, बैंक से निकलवाते थे, बैंक में सब नाम पता सब लिखते थे, इसके बाद पैसे निकलते थे, उसके बाद पैसे डालते थे। और ये बैंक वालों की सब शादी से। क्या नाम है आपका मैडम? नूरजहां। नूरजहां जी, क्या कुछ मामला आज आप थाने पर आई हैं? किस बैंक में आपका खाता था? कुल कितना पैसा था आपके खाते में और कितना गायब हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा में था। जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में था। कितना पैसा आपका गायब हुआ है? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए। बैंक से पैसा फ्रॉड हो गया। कौन सी बैंक? बैंक ऑफ है वो फिलहाल जताई जा रही है। अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद जो है वो बने हुए। राशिद, देखिए यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा से करोड़ों रुपए गायब होने का मामला है और सीधे इल्जाम जो है वो बैंक मैनेजर के ऊपर लगाया जा रहा है। नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बता दें लखनऊ के पारा क्षेत्र का मामला है। बैंक ऑफ बड़ौदा पे जो है ये 1 करोड़ के आसपास का मामला बताया जा रहा है, जिसमें तमाम ऐसे लोग हैं जिनका बैंक खाता वहाँ पे था। और उन्होंने कल ये जानकारी भी दी कि किसी का 2 लाख, किसी का 1 लाख, किसी का 3 लाख। देखिए इसी बैंक में जो है अभी कुछ दिन पहले आग भी लगी थी और आग लगने के बाद में मामला चर्चा में आया था। उसी के बाद में अब ये मामला जो है बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि बैंक में 1 करोड़ का मामला सामने आया। देखिए जब आपके पास लोग आते हैं, पैसा जमा करते हैं और वो पैसा गायब हो जाता है तो कहाँ गायब हो गया? 1 करोड़ का मामला छोटी मोटी रकम नहीं है। जनता की गाड़ी कमाई जो उन्होंने मेहनत मजदूरी करके बैंक में जमा किया था कि यहाँ सेफ रहेगा, और वहीं से अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाता है। देखिए बैंक मैनेजर और कर्मचारियों पे आरोप लग रहा है कि इन लोगों की मिली भगत से ये किया गया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर बैंक के अंदर इतना बड़ा ट्रांजेक्शन होता है और उसके बाद में इतना ट्रांजेक्शन होने के बाद में ये रकम कहीं और शिफ्ट हो जाती है, बैंक के और उच्च अधिकारियों को जानकारी नहीं है, ये बड़ी बात है। दूसरी चीज ये, सभी जो लोग थे पीड़ित लोग, वो कल थाने पे गए, थाने पे उन्होंने एप्लीकेशन दी है, पारा थाना अब इसकी जांच करेगा। लेकिन पूरे मामले में ये निकल के सामने आया है कि पारा में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन आम जनता की जो कमाई थी वो कहीं ना कहीं अब डूबती नजर आ रही है, क्योंकि जांच होगी, जांच होने के बाद में
जो लोग इसमें लिप्त थे उन पे कार्रवाई होगी। तो जब पैसा किसी का चला जाता है फिर उसको पाने के लिए बड़ा समय लग जाता है, कार्रवाई में कितनी तेजी होगी ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, देखिए कार्रवाई किस तरीके से होती है, खैर अपने आप में देखने वाली बात है। राशिद, यहाँ पर जो है अब क्योंकि पुलिस को भी इस पूरे मामले की सूचना दे दी गई है, कितने कोई आंकड़ा अगर कोई ऐसा सार्वजनिक हुआ हो, कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ घोटाला हुआ है? नहीं, देखिए कल रात में जो है कुछ लोग वहाँ पारा थाने पे गए थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन इसमें अभी तमाम लोग ऐसे हैं जो थाने पे नहीं गए हैं। तो अभी पुलिस अब जांच करेगी, लिस्ट बनाएगी और लिस्ट बनाने के बाद में क्लियर अमाउंट कितना है, क्योंकि ये तो जानकारी लोग दे रहे हैं कि 1 करोड़ के आसपास का घोटाला है, लेकिन अभी कितने लोगों का पैसा वहां से ट्रांसफर हुआ है या जमा ही नहीं हुआ है, ये सारी चीजें जांच का विषय है। जब लिस्ट एक बन जाएगी तब प्रशासन की तरफ से एक बयान आएगा, तब पता चलेगा कि कितना बड़ा ये घोटाला है। देखिए आपको बता दें, घोटाले की अगर बात की जाए तो बैंक के अंदर तमाम ऐसे घोटाले होते हैं जो करोड़ों से ऊपर पहुंच जाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये परतें खुलेंगी तो कहां तक के खुलेंगी और इनमें कौन कौन लिप्त है वो भी सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बैंक के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, बैंक के अंदर इस तरह के काम हो गए और जो वहाँ के उच्च अधिकारी थे उनको जानकारी नहीं है, मैनेजर की मिली। देखिए जब कोई आदमी बैंक में जाता है, पैसा डिपॉजिट करता है तो वो सिस्टम पे अपडेट होता है और सिस्टम पे जब अपडेट होता है तो कहीं ना कहीं हेड ऑफिस तक के उसकी जानकारी रहती है। लेकिन उस पैसे को अगर कहीं और किस तरह से निकाला गया है, बहुत ही चालाकी से भ्रष्टाचार की। देखिए कुछ आम जनता ऐसी है जो पढ़ी लिखी नहीं होती है, अंगूठा लगा के पैसा जमा करती है और पैसा निकालती है। कुछ लोग साइन बनाना ठीक से नहीं जानते, बहुत आसानी से उनके साइन बना लिए जाते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो बारीकियां दिख रही हैं कि इसी तरह से कुछ तालमेल हुआ है जिसको लेके इतना बड़ा घोटाला अब सामने आ रहा है। अब सारा जांच का विषय है कि जांच में कितनी तेजी होती है, जो उपभोक्ता थे उनको पैसा कब मिलेगा, कितने समय के बाद मिलेगा, क्योंकि तमाम ऐसे लोग उसमें हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, छोटी मोटी दुकानें कर रहे हैं, छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं और ठेले कुंचे वाले वो लोग हैं। अब उनका पैसा कब मिलेगा, क्योंकि उनको इतनी समस्याएं रहती हैं। बैंक में पैसा आदमी इसीलिए जमा करता है कि समय पे बैंक से पैसा निकाल के वो अपने पारिवारिक कार्यक्रम है, शादी है, विवाह है, तमाम तरह के कार्यक्रम में वो करा सके। लेकिन बैंक में ही पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर आम जनता कहाँ जाए, किसके पास पैसा जमा करे, घर पे रख नहीं सकती, चोरी का डर है। दूसरी चीज बता दे, सबसे ज्यादा अगर कहा जाता है सरकार की तरफ से कि घर में पैसा न रखे, क्योंकि पैसा बैंक में रहेगा तो कहीं ना कहीं जीडीपी जो है वो मजबूत होगी, ट्रांजैक्शन होता रहेगा, पैसे की अर्निंग और रनिंग होती रहेगी। लेकिन अब बैंक पे भी भरोसा लोगों को नहीं रहेगा तो लोग कहाँ जाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राशिद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ इस विषय पे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, मथुरा के कस्बा राया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने के मामले ने सियासी रंग पकड़ लिया। सपा नेता और राज्यसभा सांसद रामलीजी लाल सुमन अंबेडकर पार्क पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और माहौल बिगड़ने से रोकने के लिए सर्किल फोर्स को मौके पर तैनात किया गया था। सुमन ने नई मूर्ति स्थापना का निरीक्षण किया और डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधाकर समिति के पदाधिकारियों से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे प्रदेश में बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। योगी सरकार पर दलित विरोधी होने और जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया गया। तो आपको बता दें किस तरीके से मथुरा में यहाँ पर अंबेडकर मूर्ति तोड़ने के मामला जो है वो सामने आया। मूर्ति तोड़ने के मामले ने यहाँ पर जो है अब तूल पकड़ लिया। इसके बाद यहाँ पर सपा नेता भी जो है वहाँ मौजूदा हालात का जायजा लेने वहाँ पहुंचे और अंबेडकर पार्क पर जो है उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन देकर इस पूरे वाकये की निंदा की। तो मूर्ति तोड़ने का मामला जो है वो सामने आया, जिसने पूरे मामले में यहाँ पर जो है अब तूल पकड़ लिया। अंबेडकर मूर्ति तोड़ने का मामला फिलहाल जो है वो सामने निकल कर आया। मोहम्मद फारूक हमारे संवाददाता जो है मथुरा से वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। फारूक, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? देखिए यहाँ पर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने का मामला है, जिसके बाद राजनीति जो है वो गरमाते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल सम्राट, आपको बता दें कि देखिए ये राया में एक अंबेडकर की जो प्रतिमा लगी हुई थी बाबा अंबेडकर की, उसको कुछ अराजक तत्वों ने उसको तोड़ दिया था, लेकिन प्रशासन ने आनंद फानन ने उसका निर्माण करा दिया था।
और उसको ठीक भी करा दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं सियासत जो है गर्माती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं रामजी लाल सुमन, वो और पूरी मथुरा की जिला कार्यकारिणी कल पहुंची है और उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण किया, पूरा भ्रमण किया। जहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई थी वहां उन्होंने देखा उसको, और जो अंबेडकर बाहिनी के लोग हैं उनसे भी उन्होंने वार्ता करी है सम्राट। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, तो उनका कहना है कि इससे जो है अराजक तत्वों पर कार्रवाई नहीं हो रही है और इस लेकर जो है लोगों में काफी रोष व्याप्त हो गया है। जी सम्राट। अब देखिए इसमें क्योंकि राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं जो है तूल पकड़ते हुए आ रही है, और देखिए पूरा मामला जो है अब वो कहीं ना कहीं राजनीति के साथ तो जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन फारूक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब पुलिस को, क्योंकि इस पूरे मामले में जब संज्ञान लेने की बात कही गई, क्या कुछ पुलिस की ओर से यहाँ कहा गया? देखिए, पुलिस की ओर से प्रशासन ने जो है तत्काल इस पर संज्ञान लिया। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची और पुलिस ने जो है जिस तरीके से मूर्ति को खंडित किया गया था उसको जुड़वाने का काम किया है। और पुलिस ने और भी जो जीर्णोद्धार होना था पार्क का, उस पार्क का जीर्णोद्धार भी प्रशासन और पुलिस लगातार कर रहे हैं। हालांकि जो अराजक तत्व हैं अभी उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी हुई है। इसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके की उन लोगों ने यहाँ हरकत करी है उनको जो है छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है, पुलिस का साफ तौर पर कहना है। वहीं समृद्ध इसको जो है राजनीतिक विपक्षी लोगों द्वारा राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। रामजी लाल सुमन खुद मौके पर पहुंचते हैं और समाजवादी पार्टी की जो जिला इकाई है उसके तमाम पदाधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर पहुंचकर उन्होंने पूरा मुआयना किया है और इसके बारे में पूरी जानकारी की है। खुद रामजी लाल सुमन ने बयान देकर कहा है, मीडिया से भी उन्होंने बात करते हुए कहा है कि जो अराजक तत्व इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उन पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार या पुलिस या प्रशासन कोई जबरदस्त एक्शन नहीं ले रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया फारूक आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सुशेब, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में गोमती नगर से किसान पथ को जोड़ने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर निर्माण की कवायद शुरू हुई है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने अधिकारियों के साथ यहां पर समीक्षा करते हुए बताया कि शहीद पथ पर निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक सुचारू होगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि निशानगंज और हनुमान सेतु और यातायात में बदलाव किए जाएंगे। जाम की संभावना वाले स्थानों पर यू टर्न व्यवस्था का विचार भी किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के सुझावों पर ड्रोन सर्वे और ट्रायल भी किया जाएगा। निर्माण कार्यों के तहत आपको बता दें कि इकाना स्टेडियम के पास शहीद पथ पर फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जाएगा। तो लखनऊ में निषाद पार्टी के 13वें संकल्प दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र मंत्री किरण रिजिजू विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एनडीए गठबंधन की एकजुटता को जोर देते हुए कहा कि एनडीए में पारिवारिक माहौल में काम होता है। उन्होंने कहा कि सांसद हो या राज्य, सभी सहयोगी एक दल एक साथ एक दिशा में आगे बढ़ते हैं और इसी सोच के साथ जो है काम करते हैं। किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि एनडीए असरवद या केवल चुनावी नजरिए से नहीं चलती, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासशील सोच के साथ गठबंधन के सभी दल ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने निषाद पार्टी के संकल्प दिवस की शुभकामनाएं भी यहां पर दी हैं। हम एक एक गठबंधन है, पारिवारिक माहौल में हम लोग काम करते हैं। आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, पार्लियामेंट के बाहर में, राज्य में भी एनडीए गठबंधन मोदी जी के नेतृत्व में ये पुराना और एक सिस्टेमेटिक तरीके से हम लोग चलाते हैं। हम लोग मौका परस और इससे चुनावी दृष्टि से हम साथ नहीं है। इसलिए मैं लखनऊ आया हूँ। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, हम लोग और हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग निषाद पार्टी के 13वीं स्थापना दिवस में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हम एक एक गठबंधन है, मोदी जी के सोच के साथ, पूरे ताकत के साथ हम एकजुट काम कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में जो भी पार्टी है, हम लोग मिल करके, सिर्फ हम लोग राजनीतिक दृष्टि से नहीं, दिल भी मिल करके हम लोग सामूहिक काम करते हैं। इसलिए शुभकामनाएं देने के लिए मैं आया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।